नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो करीबन 10,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी लगातार गिर रहे थे कि कब रीबैक करेगा, तो फाइनली वो रिवर्सल करना स्टार्ट कर चुके हैं। और किस तरीके से रिवर्स किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी में ग्रोथ कहाँ पे मुझे दिखा, आरओई में। कोई भी बैंकिंग सेक्टर में आपको आरओसी आप देखे ना देखे वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको हमेशा आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी 33% के आसपास ग्रोथ हुआ और एनुअली इनकम करीबन 1100 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 7.8 के आसपास 7.08% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है और इस डेप्थ ज़्यादा होने के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेप्थ लेने के बाद कंपनी खुद के सेल्स को भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को वो बढ़ा चुके हैं। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कंपनी के एक टाइम लॉसेस में था, वही नेट प्रॉफिट आज बढ़ते-बढ़ते 300 साढ़े 300 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब प्रॉफिट एक बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिला। तो आप इस चीज़ को समझिए कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। और नेट एनपीए जो है उसके परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो नेट एनपीए यहाँ पे 0.05% के आसपास था, अभी 0.17% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी इसके ऊपर 0.05 1.67 और अभी इस बार कितना 1.17% के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट जो एनपीए है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। नेट जो एनपीए है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले, क्योंकि जितना एनपीए कम होंगे उतना ही ग्रोथ होगा। मगर यहाँ पे हुआ क्या, पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का 0.09% के आसपास एनपीए हो रहा था। इस बार थोड़ा सा एनपीए ज़्यादा हो गया और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट में अगर देखेंगे तो ये जो करेक्शन हुआ वो कुछ ना कुछ तो कारण था। तो मार्केट में तब सेंटिमेंट्स गिर रहे थे। देखिए कब से गिरावट स्टार्ट हुआ, देखिए दिसंबर के बाद कंपनी का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ही देखिए इस तरीके से गिरावट का माहौल चालू हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी के एनपीए बढ़ गया था और एनपीए बढ़ने के कारण कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो आप देखेंगे तो देखिए पिछले बार कितना था, 328 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। इस बार कितना हुआ, 300 करोड़। तो यही चेंजेस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो धीरे धीरे करके उसको भी रिकवरी कर रहा है और कंपनी एक अपडेट भी लेके आया कि इंडियाज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रेज ऑन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर अपडेट्स। मतलब कंपनी ये बता रहा है कि अपकमिंग जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.4% का जाम इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो है बहुत तगड़ा आने वाला है। क्योंकि बैंक ये बता रहा है कि रिपोर्ट बैंक का रिपोर्ट यही बता रहा है कि 24% ईयर ऑफ ईयर बेसिस जंप देखने को मिलेगा, जो अच्छा खासा ग्रॉस लोन बुक भी है जो करीबन 24% के आसपास है। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी के 200 डेज ईएमए के नीचे कंपनी आया था, उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया। अगर यही डेटा को मैं एक बार टेक्निकली बेसिस में देखूँ तो कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर एक ट्रेड मिला था। वो किस तरीके से है, देखिए आरएसआई जब 30 के नीचे आया था उस टाइम इसका कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो जब क्लोजिंग हुआ उस क्लोजिंग जगह पे मैंने एंट्री लिया और मैं टारगेट लेकर चला हूँ, जब आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। और फिलहाल के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ही, अभी तक 2 हफ्ता नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट मुझे 21% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं और वो भी 22 दिनों में। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 14 वर्किंग डेज मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर 22% के आसपास टारगेट कंपनी दे चुके हैं। तो और भी टारगेट बनने वाला है क्योंकि आरएसआई जो है वो 200 डेज को अभी तक, सॉरी, 70 के ऊपर अभी तक नहीं गया। तो जब जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत पहले ही मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ कि टाटा मोटर्स खुद के बिजनेस को डीमर्ज करने वाले हैं। मतलब खुद के जो हेवी व्हीकल्स है उसको और जो पैसेंजर व्हीकल है उसको, दोनों को वो अलग करने वाला है। तो अलग हो जाने के बाद टाटा मोटर्स के ऊपर एक बिग
फॉलिंग सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स अभी निफ्टी 50 का पार्ट है। जब डीमर्ज किया जाएगा तो वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। तो निफ्टी 50 से अगर बाहर हो जाए तो जितने सारे ईटीएफ फंड है, एक बात को समझिए, जितने सारे ईटीएफ फंड है वो ईटीएफ फंड आपको अ, अ, जितने सारे ईटीएफ फंड में टाटा मोटर्स है वो भी टाटा मोटर्स को बेचेंगे। तो टाटा मोटर्स जब बेचा जाएगा तो इतने बड़े क्वांटिटी के साथ माल बेचा जाएगा, मतलब मार्केट में एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाटा मोटर्स के ऊपर बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। कंपनी के ऊपर लगातार एक ग्रोथ सिचुएशन देखने को मिले, और ये भी बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स के ऊपर एक भारी भरकम मतलब प्रेशर आने वाला है, क्योंकि टेस्ला जो खुद फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करने वाला है, टेस्ला बीइंग मेकिंग कार इन जर्मनी, इन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ पे, टू इंडिया दिस ईयर। सोर्सेस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनी टेस्ला वो जर्मनी में खुद के प्रोडक्शन करेंगे, उन्हें मतलब गाड़ियाँ बनाएंगे, और उसके बाद वो गाड़ियों को वो इंडिया में बेचेंगे। हाँ, एक दिक्कत तो है, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि 50% से भी ज़्यादा उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना करे तो। ये टेस्ला के लिए एक ऑब्वियसली एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे, मान के चलिए एक गाड़ी का कीमत 50 लाख है, तो उसको अगर 50% और भी उसको टैक्स देना पड़े तो और भी 50 लाख उसको देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ देकर एक गाड़ी खरीदारी करने से अच्छा होगा कि वो दूसरा गाड़ी खरीदारी कर ले। तो बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, मेरे पॉइंट था आपको समझाना। बाकी देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर कोई खराबी नहीं है। हाँ, मैं जो टारगेट लेके चलो, मैं बहुत पहले से ही एंट्री ले चुका हूँ। 1140 रुपीज़ तक मेरा टारगेट रहेगा। इस टारगेट लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, जो कप विद हैंडल पैटर्न्स का, यहाँ पे कप और हैंडल पैटर्न बना था, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर आगे बढ़े। तो जो आगे बढ़ रहे हैं कंपनी, टारगेट कहाँ तक हो सकता है, कंपनी का टारगेट आपको करीबन करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ। तो डीएलएफ लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी जो बात है डीएलएफ के ऊपर, वो कंपनी बहुत दिनों से एक लगातार हाई कर रहे थे, तो फाइनली थोड़ा सा वो करेक्शन किया है, थोड़ा सा वो रुक चुके हैं। तो कहाँ पे रुके हैं, किस तरीके से करेक्शन हुआ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले डीएलएफ के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब देख सकते हैं डीएलएफ आर्म्स रेज इंडियन रुपीज 6 बिलियन फ्रॉम बॉन्ड सेल्स, मतलब खुद के जो बॉन्ड है उसको सेल करेंगे, और कंपनी खुद की बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो खुद खुद को बॉन्ड को सेल कर रहा है, और 6 बिलियन इंडियन रुपीज के टोटल अमाउंट में वो क्या कर रहा है, खुद के बॉन्ड को सेल कर रहा है। और इस बॉन्ड सेल करने के बाद कंपनी के जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर फंड रेज कर रहा है तो बिजनेस के लिए ही वो फंड रेज कर रहा है। हाँ, अच्छी बात यह है कि फंड रेज किया जा रहा है, और बुरी बात यह है कि कंपनी खुद के बॉन्ड को बेच रहा है, क्योंकि बॉन्ड एक ऐसे इंपॉर्टेंस पार्ट्स होते हैं जो खराब टाइम में कंपनी के बिजनेस में काम में आए। तो ऑब्वियसली कंपनी का भी खराब समय नहीं चल रहा है, फिर भी कंपनी बॉन्ड को बेच रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कोई और दूसरा ऑप्शन शायद नहीं है, तो जिसके चलते कंपनी बॉन्ड को सेल करने का डिसीजन लिया। बाकी देखिए डीएलएफ के ऊपर जो टेक्निकली बेसिस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो फाइनली जिस तरीके से मैंने एक ट्रेड लिया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कप बना, और उसी कप के बेसिस में एक यहाँ पे हैंडल भी क्रिएट हुआ, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कितना शानदार तरीके से यहाँ पे 80% के आसपास टारगेट मिला, कितना शानदार तरीके से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये जो पैटर्न्स मैं आपको दिखाता रहा हूँ, इस पैटर्न्स को आप जरूर एक बार फॉलो अप करिए, एक बार स्टडी करिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली मैं जिस पैटर्न्स के बेसिस में काम कर रहा हूँ आप भी काम कर लीजिए। आप इसको बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस बैक टेस्टिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से पैटर्न्स का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए आपको हर बहुत सारे चार्ट में आपको कप विद हैंडल पैटर्न्स दिख जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनीज के ऊपर आप निवेश कर ले। कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो डीएलएफ का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स पिछले सालों से ज़्यादा हुआ, क्वार्टर से भी ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों से ज़्यादा हुआ, क्वार्टर से भी ज़्यादा हुआ। और उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिले, क्योंकि 25,000 29,000 करोड़ से घट के 3,500 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, और रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ।
फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक बार ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी पैटर्न्स नहीं बना। अगर मैं पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे फिर से एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, जो कुछ इस तरीके से है। पहले एक कप तो बन चुके हैं, अभी एक हैंडल पैटर्न मुझे चाहिए। तो कप के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक छोटा सा एंट्री लेवल फिर से मिल सकता है मुझे। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है। मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स ऑन टिक्स दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।